हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यू हाउ ने लिटिल स्नो क्वीन के साथ मिलकर मास्टर टाई को वहाँ पे हरा दिया था, जिसके साथ यू हाउ वहाँ पे कभी भी हाउटियन सेक्ट में आने जाने का चैलेंज भी जीत गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो एपिसोड की शुरुआत में हाउटियन सेक्ट के एक रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यू हाउ बैठा हुआ अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। लेकिन तभी उसके रूम का दरवाजा खुलता है और वहाँ पे वंगडोंग की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था। वो वहाँ पे खुश होते हुए यू हाउ को बताता है, यू हाउ फाइनली मैं अपने मकसद में कामयाब हो ही गया। वंगडोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यू हाउ भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो जल्दी से वंगडोंग के पास आकर वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है, तो बताओ मुझे तुम्हें कौन सी नई सोल रिंग मिली है। यू हाउ का ये सवाल सुनकर हम देखते हैं कि वंगडोंग वहाँ पे उसके मजे लेते हुए कहता है कि वो एक सीक्रेट है, इसलिए मैं तुम्हें अभी के लिए उसके बारे में नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, जब तुम सन मून रॉयल एम्पायर से वापस आ जाओगे तो तब तुम्हें मैं इसके बारे में जरूर बता दूंगा। वंगडोंग की ये बात सुनकर यू हाउ भी वहाँ पे उसके मजे लेते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास भी तुम्हें बताने के लिए एक सीक्रेट था। पर चलो छोड़ो, मैं भी अब तुम्हें उसके बारे में नहीं बताऊंगा। मैं भी अब तुम्हें अपने सीक्रेट के बारे में तभी बताऊंगा जब मैं सन मून रॉयल एम्पायर से वापस आऊंगा। यू हाउ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वंगडोंग को वहाँ पे उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और जैसे ही वंगडोंग वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए यू हाउ से कुछ कहने की कोशिश करता है, तो यू हाउ वहाँ पे हंसते हुए उसे कहता है कि रुको रुको, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और ये कहकर यू हाउ वहाँ पे लिटिल स्नो क्वीन को बाहर आने के लिए कहता है, जहाँ लिटिल स्नो क्वीन बाहर आती हुई यू हाउ के पीछे जाके छुप गई थी, क्योंकि वंगडोंग को देखकर उसे वहाँ पे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। जबकि वंगडोंग भी पहले तो वहाँ पे लिटिल क्वीन के ऊपर ध्यान नहीं देता, लेकिन जब वो वहाँ पे गौर से उसे देखता है तो उसे भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन उसी के साथ साथ वो वहाँ पे लिटिल स्नो क्वीन को देखकर काफी ज्यादा खुश भी हो गया था। वो वहाँ पे यू हाउ से उसके बारे में सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये क्यूट सी लिटिल गर्ल कौन है, जिसपे यू हाउ उसे वहाँ पे जवाब देने के बजाय लिटिल स्नो क्वीन को वहाँ पे वंगडोंग के पास जाने के लिए कहता है। यू हाउ का इशारा पाकर हम देखते हैं कि लिटिल स्नो क्वीन भी धीरे धीरे वहाँ पे शर्माते हुए वंगडोंग की तरफ जाने लगी थी। लेकिन अभी तक भी उसे वहाँ पे वंगडोंग से काफी ज्यादा शर्म आ रही थी, जो देखकर वंगडोंग भी वहाँ पे बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह स्नो क्वीन के साथ खेलने लगा था। इवन वो वहाँ पे स्नो क्वीन को खुश करने के लिए कुछ बटरफ्लाइज को भी समन करने लगा था, जैसे लिटिल स्नो क्वीन भी वहाँ पे काफी गौर से देख रही थी। और जब वो वहाँ पे एक साथ इतनी सारी बटरफ्लाइज को देखती है तो वो भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और लिटिल स्नो क्वीन वहाँ पे इन सभी बटरफ्लाइज के साथ खेलने लगी थी, जो देखकर यू हाउ वहाँ पे वंगडोंग से कहता है कि तुमने तो काफी जल्दी इसके साथ दोस्ती कर ली। और उसी के साथ यू हाउ वहाँ पे लिटिल स्नो क्वीन के भी मजे लेते हुए कहता है, क्या हुआ तुम्हें, अब तुम्हें ये अच्छा लगने लग गया है, कहीं अब तुम अपना फादर भी इसे ही तो नहीं बना लोगी। यू हाउ ने यहाँ पे खुद को फ्लो में उसका डैड बोल दिया था। और जब वंगडोंग को वहाँ पे इस बारे में पता चलता है तो उसे वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो अचानक ही वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा होते हुए गुस्से से यू हाउ से कहता है, क्या कहा तुमने, क्या तुम इसके डैड हो, आखिर तुम्हारी बेटी कब पैदा हो गई। वहीं वंगडोंग को इस तरह से गुस्से में आते हुए देखकर तो बेचारी लिटिल स्नो क्वीन भी वहाँ पे डर गई थी, जो देखकर यू हाउ उसे वहाँ पे शांत करवाते हुए कहता है कि रुको रुको, इतना जरा गुस्सा मत हो, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। और ये कहकर यू हाउ वहाँ पे वंगडोंग को सब कुछ बताने लगा था कि उसके जाने के बाद हाउटियन सेक्ट में क्या क्या हुआ था। और जिस अंदाज में यू हाउ वंगडोंग को सारी कहानी सुना रहा था वो देखने में वाकई काफी ज्यादा फनी लग रहा था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें हाउटियन सेक्ट के आउटर एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यू हाउ से हारने के बाद मास्टर टाई वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। और अपने गुस्से को शांत करते हुए उन्होंने वहाँ पे जंगल में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए जंगल के काफी बड़े एरिया को भी तबाह कर दिया था। हालांकि वो हाउटियन सेक्ट के आउटर एरिया में थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मास्टर टाई के इस पावरफुल अटैक की वजह से पूरा हाउटियन सेक्ट वहाँ पे हिलने लगा था। और बेचारे हाउटियन सेक्ट के सभी डिसेबल्स को तो अब वहाँ पे इसकी आदत हो चुकी थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर नीटियन वहाँ पे मास्टर टाई के पास आते हुए उससे कहते हैं, क्या तुम अभी तक भी यू हाउ से हारने की वजह से गुस्सा हो। जिसपे मास्टर टाई जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं, अब मैं थोड़ा बेहतर फील कर रहा हूँ। जिसमें मास्टर नीटियन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है कि तुम नहीं सुधरने वाले, अपने गुस्से को शांत करने के लिए तुमने इस पूरी जगह को तबाह कर दिया। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाउ ने वहाँ पे वंगडोंग को सारी कहानी सुना दी थी, जिसे सुनकर वंगडोंग वहाँ पे चौंकते हुए यू हाउ से कहता है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास नॉर्दर्न एरिया के 3 किंग्स में से 2 की सोल रिंग मौजूद है और ये लिटिल स्नो क्वीन भी उन्हीं में से एक है। और इस लिटिल स्नो क्वीन के साथ साथ हमारे पूरे हाउटियन सेक्ट को बचाने के लिए तुम्हारे टीचर ने अपना सैक्रिफाइस दे दिया। ये तो वाकई बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। और ये कहकर वंगडोंग वहाँ पे यू हाउ से कहता है कि मेरे ख्याल से अब तुम्हें अपने टीचर की सीक्रेट सोल टेक्निक को लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। वंगडोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यू हाउ भी वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं भी यही सोच रहा था और हो सकता है इस सीक्रेट सोल टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर करने के बाद मुझे किसी भी सोल बीस्ट की सोल रिंग को हासिल करने के लिए उसे मारना ही ना पड़े। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो सोल रिंग्स को हासिल करने का मसला ही खत्म हो जाएगा। यू हाउ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वंगडोंग भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए उससे कहता है कि इस काम में मेरा हाउटियन सेक्ट भी तुम्हारी पूरी मदद करेगा। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वंगडोंग और यू हाउ दोनों ही वहाँ पे हाउटियन सेक्ट से वापस जा रहे थे। और वंगडोंग वहाँ पे आखिरी बार अपने दोनों फादर से मिलते हुए उन्हें वहाँ पे अलविदा कह रहा था, जहाँ वंगडोंग के जाने से पहले मास्टर टाई उसे वहाँ पे कुछ पैसे भी दे देते हैं, जो देखकर वंगडोंग ने वहाँ पे खुश होते हुए जल्दी से उन्हें वहाँ पे अपने गले लगा लिया था। और मास्टर टाई को गले लगाने के बाद वो मास्टर नीटियन से भी गले लगता है, जहाँ मास्टर नीटियन उसे वापस अकेडमी में जाकर अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं। अपने फादर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा वंगडोंग वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, लेकिन उसे जाना तो था ही, इसलिए वो उन दोनों को अलविदा कहते हुए जल्दी से वहाँ से निकल जाता है, जो देखकर यू हाउ भी वहाँ पे उन दोनों को ग्रीट करते हुए जल्दी से वहाँ पे वंगडोंग के पीछे चला गया था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें शाम से थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों ही सफर करते हुए हाउटियन सेक्ट से तो काफी दूर आ चुके थे। और
इस पूरे रास्ते में वांग डोंग ने युवा से कोई भी बात नहीं की थी, क्योंकि वांग डोंग को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि अभी थोड़ी देर बाद उन दोनों को वहाँ पे एक बार फिर से बिछड़ना पड़ेगा। और इसी वजह से वांग डोंग वहाँ पे काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युवा को भी ये बात काफी ज्यादा परेशान कर रही थी कि आखिर पूरे रास्ते में वांग डोंग ने उसके साथ कोई बात क्यों नहीं की। पर तभी अचानक ही वांग डोंग वहाँ पे एक जगह पे रुकते हुए युवा से कहता है कि मेरे ख्याल से अब हम लोगों को यहाँ से अलग हो जाना चाहिए। वांग डोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युवा वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है कि ओके ठीक है, और ये कहकर युवा उसे वहाँ पे अलविदा कहते हुए चुपचाप वहाँ से जाने लगा था, जो देखकर जल्दी से वांग डोंग भी वहाँ पे अपना मुंह फेर लेता है। पर तभी अचानक ही वो वहाँ पे रुककर स्माइल करते हुए युवा से कहता है कि मैं तुम्हारा शेरक अकेडमी में इंतजार करूंगा, और हो सकता है कि जब तुम वापस शेरक अकेडमी में आओ तो तुम्हें मेरी सिस्टर से भी मिलने का मौका मिले। और ये कहते कहते ही हम देखते हैं कि बेचारा वांग डोंग वहाँ पे इतना ज्यादा शर्मा गया था कि वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। हालांकि युवा को भी ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो इस सबको इग्नोर करते हुए चुपचाप वहाँ से जाने लगा था। वहीं वांग डोंग वहाँ से काफी आगे आने के बाद जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि युवा चुपचाप वहाँ से जा रहा था, जो देखकर तो बेचारा वांग डोंग वहाँ पे एक बार फिर से काफी ज्यादा उदास हो जाता है। लेकिन तभी वो वहाँ पे मास्टर टाई की दी हुई पोटली को बाहर निकालता है, जिसे देते समय मास्टर टाई ने उसे बोला था कि तुम्हारे इस दोस्त ने हमारे टेस्ट को पास कर लिया है और ये वाकई एक काफी ज्यादा अच्छा लड़का है, और अगर मुझे फ्यूचर में मौका मिले तो मैं इसे जरूर अपना डिसेबल बनाना चाहूंगा। अपने फादर्स की सारी बातें याद करके हम देखते हैं कि वांग डोंग को वहाँ पे अपने मन ही मन में काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, लेकिन उसी के साथ साथ उसे वहाँ पे युवा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसने जाने से पहले एक बार भी वांग डोंग को अच्छी तरह से अलविदा नहीं कहा था। इसलिए वांग डोंग वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम हमेशा बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। अब धीरे धीरे वांग डोंग की लड़कियों वाली फीलिंग्स कुछ ज्यादा ही जागने लगी थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग डोंग के चिल्लाने की वजह से युवा के सर के ऊपर एक एप्पल आके गिरता है, जिसे देखकर तो बेचारा युवा भी वहाँ पे कंफ्यूज होते हुए खुद से ही कहने लगा था कि आखिर ये एप्पल मेरे सर के ऊपर कहाँ से आके गिरा। खैर युवा वहाँ पे इस बात को इग्नोर करते हुए सीधा वहाँ पे सन मून रॉयल अकेडमी के अंदर आ जाता है, जहाँ आते साथ ही हम देखते हैं कि अब युवा ने वहाँ पे अपनी और भी ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। इवन मास्टर जीवन की क्लास के काफी सारे डिसेबल्स अब उसके दोस्त भी बन चुके थे, पर युवा को सबसे ज्यादा मतलब नहीं था। वो तो बस अपना पूरा ध्यान अपनी ट्रेनिंग के ऊपर ही लगा रहा था। जहाँ दिन में वो मास्टर जीवन से ट्रेनिंग लिया करता था, तो रात को अकेले में वो केटाओ के साथ मिलकर एक सीक्रेट सोल गाइडेंस वेपन भी बना रहा था। और इसी तरह देखते ही देखते दिन रात में और रात महीनों में गुजरने लगी थी। और इस बीच हम देखते हैं कि मास्टर जीवन युवा के और भी ज्यादा क्लोज आ गए थे, क्योंकि युवा जैसे टैलेंटेड डिसेबल उन्होंने अपनी लाइफ में आज तक कभी नहीं देखा था। खैर इसी तरह देखते ही देखते अब वहाँ पे एक्सचेंजिंग प्रोग्राम भी खत्म होने को आ गया था। अब बस एक दिन ही बचा था और उसके बाद युवा अपनी शेरक अकेडमी में वापस जाने वाला था। और ये जानकर ही हम देखते हैं कि युवा वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो वहाँ पे खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे अपने सभी दोस्तों से मिले हुए पूरा 2.5 साल का समय गुजर गया, न जाने वो सभी कैसे होंगे और उन्होंने कितना ज्यादा इंप्रूव किया होगा। और ये कहकर युवा वहाँ पे अपनी शेरक अकेडमी वाली यूनिफॉर्म को देखते हुए कहता है, शेरक अकेडमी मैं वापस आ रहा हूँ। और ये कहकर जैसे युवा वहाँ पे अपने रूम से बाहर आता है तो उसकी नजर वहाँ पे बाहर खड़े हुए जू चैंग के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे खड़ा होकर युवा का इंतजार कर रहा था। जिसे देखकर युवा वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है, क्या तुम यहाँ पे मेरे लिए आए हो? लेकिन जू चैंग उसे वहाँ पे जवाब देने के बजाय उसके यूनिफॉर्म को देखते हुए कहता है, क्या तुम इस यूनिफॉर्म में आने वाले हो? असल में जू चैंग ने पहले युवा को चैलेंज कर दिया था कि वो जाने से पहले एक बार फिर से युवा के साथ फाइट करना चाहता है, जिसे युवा ने भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। वहीं जू चैंग की ये बात सुनकर युवा उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ये मेरी शेरक अकेडमी का यूनिफॉर्म है, और क्योंकि एक्सचेंजिंग प्रोग्राम कल खत्म होने वाला है तो मैं यही पहनकर यहाँ से जाऊंगा। युवा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जू चैंग वहाँ पे उसे कहता है कि हमारी आखिरी बैटल में मैंने तुमसे काफी कुछ सीखा था, और इस बार भी मैं चाहता हूँ कि तुम अपना पूरा दम लगाते हुए मेरे साथ फाइट करना। और ये कहकर वो वहाँ पे युवा से रिक्वेस्ट करते हुए उसे क्रिएट करता है, जिसके लिए हम देखते हैं कि युवा भी वहाँ पे मान गया था। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से होते हुए एक जंगल टाइप के एरिया के अंदर आ जाते हैं, और वहाँ पे आते साथ ही जू चैंग ने अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लिया था, जो देखकर युवा भी खुद को वहाँ पे उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार करने लगता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि जू चैंग अपनी सभी सोर्ड रिंग्स को बाहर निकालते हुए वहाँ पे युवा के ऊपर हमला करने के लिए भी रेडी हो चुका था। और युवा वहाँ पे कुछ समय पाते उससे पहले हम देखते हैं कि जू चैंग वहाँ पे बहुत ही तेजी से युवा के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और हम देखते हैं कि जू चैंग की स्पीड यहाँ पे इतनी ज्यादा फास्ट थी कि बेचारा युवा वहाँ पे कुछ समय पाते उससे पहले हम देखते हैं कि जू चैंग उसके पीछे पहुंच चुका था, और उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए युवा के ऊपर अटैक भी कर दिया था, जो देखकर अचानक युवा के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है। असल में ये तो बस युवा का एक इल्यूजन था, जबकि उसने जू चैंग के अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर जल्दी से स्नो क्वीन की थल सोर्डिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे अपनी आइस सोर्ड को बाहर निकाल लिया था, जिसके अंदर आइस एक्सट्रीम की पावर थी, और उसकी मदद से युवा वहाँ पे जू चैंग के ऊपर हमला भी कर देता है। लेकिन जू चैंग भी वहाँ पे उसके हमले के लिए पूरी तरह से रेडी था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि युवा का यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से जू चैंग वहाँ पे खिसकता हुआ काफी पीछे चला गया था। और ये बात भी वहाँ पे जू चैंग के लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं थी। उसे वहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सोर्ड फाइट के मामले में युवा से हार रहा है। खैर उसके बाद हमें वहाँ पे उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक लेवल की सोर्ड फाइट देखने को मिलती है, जहाँ वो दोनों ही लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे। और इसी तरह वहाँ पे आपस में फाइट करते करते उन दोनों की स्पीड वहाँ पे इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो दोनों ही वहाँ पे सही से दिखाई भी नहीं दे रहे थे। और तभी अचानक ही वो दोनों ही वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर अपने सबसे पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकलने लगे थे। लेकिन युवा यहाँ पे अपने इस पावरफुल अटैक के साथ जू चैंग के स्पेस डोमेन को तोड़ते हुए वहाँ पे बाहर आ
चुका था, जो देखकर ही जो चैंग को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे आगे फाइट कंटिन्यू नहीं करता और उसने अपनी सोट को वहाँ पे वापस रख लिया था। और वो वहाँ पे अपनी सोट को वापस रखते हुए युहाओ से कहता है कि आखिर तुम ये किस तरह की सोट का इस्तेमाल कर रहे थे, तुम्हारी ये सोट वाकई काफी ज्यादा शार्प थी। और जो चैंग कैसा कहती है, हम देखते हैं कि वहाँ पे आसपास के मौजूद सभी दरख्त भी वहाँ पे कट के गिरने लगे थे, जो देखकर युहाओ भी वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारी सोट माइंड टेक्निक तो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, जिसका मतलब है कि तुमने स्पिरिचुअल पावर और सोल पावर के बीच की मिस्ट्री को सोल्व कर लिया है और उन दोनों को आपस में मर्ज करते हुए तुमने खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बनाया है। तुम वाकई एक ट्रू स्वॉर्डमैन कहलाने के लायक हो। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम युहाओ और जो चैंग को देखते हैं, जो कि दोनों ही वापस आ चुके थे और वहाँ पे दोनों ही दोस्तों की तरह एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी युहाओ वहाँ पे जो चैंग से सवाल करते हुए पूछता है कि फाइट के दौरान तुमने मेरे ऊपर जिस डोमेन फील्ड का इस्तेमाल किया था उसका नाम क्या है, जिसपे जो चैंग युहाओ को जवाब देते हुए कहता है कि मैंने उसका नाम लोनली रखा है। और ये कहकर जो चैंग वहाँ पे युहाओ से सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हारी उस कोल्ड एक्सट्रीम वाली टेक्निक का क्या नाम था, जिसपे युहाओ उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि वो स्किल मुझे अभी अभी मिली है, इसलिए मैंने अभी तक उसका कोई भी नाम नहीं रखा। युहाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जो चैंग वहाँ पे थोड़ा उदास होते हुए कहता है कि अभी तक तो तुमने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल भी नहीं किया था और मैं उससे पहले ही तुमसे हार गया। जो चैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युहाओ उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हमारे बीच जो फाइट हुई थी उसमें टाई हुआ है और वैसे भी अभी तक तुम्हारी डोमेन फील्ड पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई। जब तुम उसे पूरी तरह से मास्टर कर लोगे तो मुझे पूरे यकीन है कि उसके बाद मुझे भी तुम्हारे साथ फाइट करने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। युहाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जो चैंग उससे कहता है कि मुझे झूठी तसल्ली देने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारे और अपने बीच के पावर लेवल के गैप को अच्छी तरह से जानता हूँ और तुम फिक्र मत करो, मैं डिमोटिवेट नहीं हो रहा, क्योंकि यही तो इकलौती ऐसी चीज है जो कि मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनने के लिए मोटिवेट करती है। और ये कहकर जो चैंग वहाँ से जाते हुए युहाओ से कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों को फ्यूचर में भी फाइट करने का मौका जरूर मिलेगा। और ये कहकर जो चैंग वहाँ पे युहाओ को अलविदा कहकर वहाँ से जाने लगा था, जिसे जाते हुए देखकर युहाओ वहाँ पे पीछे से उससे कहता है कि मेरी शर्क अकेडमी के अंदर मुझसे भी ज्यादा पावरफुल लोग मौजूद है, इसलिए अगर तुम्हें कभी भी मेरे साथ फाइट करने का दिल करे तो मेरी शर्क अकेडमी के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे, तुम कभी भी मुझे चैलेंज करने के लिए वहाँ पे आ सकते हो। और ये कहकर युहाओ वहाँ पे अपने मन में कहता है, जो चैंग मानना पड़ेगा, वाकई तुम्हारी विल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारी विल पावर ने मेरे ऊपर भी काफी ज्यादा गहरा असर छोड़ा है, अब तो मैं भी खुद को जल्द से जल्द पावरफुल बनाऊंगा। और ये कहते कहते अचानक ही वहाँ पे युहाओ को याद आता है कि उसे तो टीचर जिमन को वहाँ पे रिपोर्ट करने जाना था और यही सोचकर युहाओ वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ से टीचर जिमन से मिलने के लिए चला गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जिंग ऊपर से खड़े होकर उसके ऊपर नजर रखे हुए थे। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम युहाओ को देखते हैं जो कि फाइनली मास्टर जिमन के पास आ चुका था और वो उन्हें वहाँ पे अपने सारी आइडियाज और स्ट्रक्चर्स दिखा रहा था, जिन्हें देखकर तो टीचर जिमन भी वहाँ पे उसे काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहे थे। और उसके सभी आइडियाज को देखने के बाद टीचर जिमन वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि इन सभी में कोई भी फॉल्ट नहीं है। और ये कहकर टीचर जिमन वहाँ पे युहाओ की तारीफ करते हुए कहते हैं, युहाओ तुम्हारा टीचर बनकर मुझे वाकई काफी ज्यादा खुशी हुई। पर ये कहकर अचानक ही वो वहाँ पे थोड़ा उदास होते हुए कहते हैं, काश मैं हमेशा ही तुम्हें सिखा पाता, पर अफसोस ये एक्सचेंजिंग प्रोग्राम कल ही खत्म हो रहा है और कल मैं अपने एक बहुत ही अच्छे डिसेबल को खो देने वाला हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। टीचर जिमन की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि युहाओ भी वहाँ पे उनके पास जाकर अपना सर उनके सामने झुकाते हुए कहता है, मैं भी आप जैसे एक टीचर पाकर बहुत ज्यादा खुश हूँ, शायद अगर आप ना होते तो मैं कभी भी सोल गाइडेंस वेपन्स को बनाने में इतना ज्यादा माहिर नहीं हो पाता, पर अगर आप अभी भी चाहें तो आप मेरे टीचर बने रह सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास एक रास्ता है। असल में युहाओ यहाँ पे टीचर जिमन को अपने टैंक सेट को ज्वाइन करने के लिए कह रहा था। युहाओ की ये बात सुनकर टीचर जिमन उससे कहते हैं, तो क्या तुम अभी भी मुझे टैंक सेट को ज्वाइन करवाने का सोच रहे हो, जिसपे युहाओ उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, और मैं आपके माइंड को चेंज करने के लिए इस आइडिया के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप जब मेरे बनाए हुए वेपन को देखेंगे तो आप भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि उस वेपन को मैंने टैंक सेट के साथ साथ सोल गाइडेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाया है, लेकिन उसे दिखाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ऊपर पूरा यकीन करें। और ये कहकर युहाओ वहाँ पे खुद ही अपने मन में कहता है कि जब से मैं स्नो क्वीन के साथ मर चुका हूँ तो मेरी मेंटल पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके चलते मैं किसी को भी बहुत जल्द अपने यकीन में ले सकता हूँ। जबकि वह दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युहाओ की ये बात सुनकर मास्टर जिमन के फेस के ऊपर एक स्माइल आ चुकी थी। वो आगे बढ़कर वहाँ पे युहाओ के शोल्डर के ऊपर हाथ रखते हुए उससे कहते हैं कि मैं पिछले काफी लंबे अरसे से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम किस तरह के पर्सन हो। और हाँ, मैं ये भी जान गया हूँ कि अभी तुम मुझे अपने यकीन में लेने के लिए अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल कर रहे थे। टीचर जिमन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि युहाओ के फेस पे भी स्माइल आ जाती है और वो वापस स्माइल करते हुए टीचर जिमन से कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपका ट्रस्ट कभी भी नहीं तोड़ूंगा। और ये कहकर युहाओ वहाँ पे अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए टीचर जिमन को लेकर अपने सोल सी रेलम के अंदर आ गया था, जहाँ आते साथ ही टीचर जिमन की नजर वहाँ पे युहाओ के बनाए हुए उसी सीक्रेट वेपन के ऊपर पड़ती है, जिसे युहाओ ने टैंक सेट के सीक्रेट मेथड के साथ साथ सोल गाइडेंस की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाया था, जिसे देखकर टीचर जिमन वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो एक लेवल 8 का वेपन है। नहीं लेवल 8 नहीं, बल्कि इसका तो लेवल 9 लग रहा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। लेवल 8 से ऊपर के जितने भी वेपन्स हैं उन्हें तो बहुत ही ज्यादा कड़ी सुरक्षा में रखा गया है और वो सारे के सारे वेपन्स खुद मास्टर जिंग के कंट्रोल में हैं। और ये कहकर टीचर जिमन वहाँ पे युहाओ से सवाल करते हुए पूछते हैं कि सब के बावजूद भी तुम्हें ये वेपन कहाँ से मिला। लेकिन ये कहते कहते टीचर जिमन को वहाँ पे कुछ याद आता है और ये बात याद करके तो उन्हें वहाँ पे पूरे 440 वोट का झटका लगता है। वो
वहाँ पे हैरान होते हुए युवा से कहते हैं कि ये मत कहना कि इस वेपन को तुमने बनाया है। टीचर जीमन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युवा वहाँ पे स्माइल करते हुए उनसे कहता है कि हाँ, इसे मैंने ही बनाया है और इसका नाम है गोट सोरो। और ये कहकर युवा वहाँ पे टीचर जीमन से कहता है, क्या आपको नहीं लगता कि मैं यहाँ पे आपको बेवकूफ बनाने के लिए बस इस सोल गाइडेंस वेपन के शैली दिखा रहा हूँ। युवा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टीचर जीमन वहाँ पे उससे कहते हैं कि लेवल 7 से ऊपर से जितने भी सोल गाइडेंस वेपन होते हैं उन सभी के अंदर अपनी एक सोल होती है और तुम्हारे इस सोल गाइडेंस वेपन का ऑरा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और यूनिक दिखाई दे रहा है, इसलिए मुझे पूरे यकीन है कि ये फेक नहीं हो सकता। टीचर जीमन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युवा अब वहाँ पे चैन की सांस लेता है और वो अपने मन में कहता है कि शुक्र है मैंने पहले ही इसके अंदर अपने अनडेड मैजिक को डाल दिया था, जिसके चलते टीचर जीमन भी इसके बारे में पता नहीं लगा पाए कि मेरा बनाया हुआ ये वेपन अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। पर एक बार मैं लेवल 70 पे पहुंच जाऊं तो उसके बाद मेरे लिए इस वेपन को कंप्लीट कर पाना कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। पर अभी युवा वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि टीचर जीमन वहाँ पे युवा की तारीफ करते हुए कहते हैं कि यकीन नहीं हो रहा कि मुझे तुम्हारे जैसे कितना ज्यादा टैलेंटेड डिसेबल मिला है जिसने इतनी कम एज में इतने ज्यादा पावरफुल वेपन को रिफाइन कर लिया। आखिर तुमने इसे बनाया कैसे? जिसपे युवा ने वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि ऑफकोर्स मेरे लिए भी इस वेपन को बना पाना इम्पॉसिबल था, पर मेरे टैंक सेट के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं थी। भले ही हमारे टैंक सेट के हिडन वेपन्स बहुत समय पहले खत्म हो गए थे, लेकिन मैंने उन हिडन वेपन्स के अंदर से भी काफी सारे सीक्रेट्स को ढूंढ निकाला है और अपने उन सीक्रेट्स को मैंने सोल गाइडेंस वेपन्स के साथ मर्ज कर दिया और उसी की मदद से ही मैं इस कमाल के वेपन को बना पाया हूँ। अगर हम हमारे टैंक सेट के हिडन वेपन्स और सोल गाइडेंस वेपन्स को आपस में मर्ज कर दे तो हम लोग ऐसे ऐसे वेपन्स को क्रिएट कर सकते हैं जो कि किसी मिरेकल से कम नहीं होंगे, जिनके बारे में लोगों ने आज तक कभी सोचा भी नहीं होगा। युवा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टीचर जीमन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहते हैं कि वाकई तुमने इस वेपन को बनाकर मुझे सरप्राइज कर दिया है। और ये कहकर तो टीचर जीमन भी वहाँ पे सोच में पड़ गए थे कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए और काफी देर सोचने के बाद वो वहाँ पे युवा से कहते हैं कि अभी भी मैं तुम्हारे टैंक सेट को ज्वाइन करने के लिए प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम मुझे अपने इस बनाए हुए वेपन की ड्राइंग दे देते हो तो तुम फ्यूचर में मेरे नाम के ऊपर कोई भी रिसर्च कर सकते हो। टीचर जीमन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युवा वहाँ पे स्माइल करते हुए उनसे कहता है, मास्टर आप जानते हैं कि मुझे आप में सबसे ज्यादा खास बात क्या लगती है? आपका सोल गाइडेंस वेपन के लिए प्यार। आप सोल गाइडेंस वेपन्स को तबाही के लिए नहीं बनाते बल्कि अपने प्यार की वजह से बनाते हैं और इतने समय तक आपसे ट्रेनिंग लेते हुए मैं आपके बारे में काफी कुछ समझ चुका हूँ। आप इन सोल गाइडेंस वेपन्स को लोगों के फायदे के लिए बनाना चाहते थे, न कि सन मून रॉयल एम्पायर की मिलिट्री के लिए। मैंने ठीक कहा ना? युवा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारे मास्टर जीमन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और उसी के साथ टीचर जीमन को वहाँ पे कुछ अर्से पहले का सीन याद आता है जहाँ टीचर जीमन ने एक बार अपने सन मून रॉयल एम्पायर के लोगों के लिए एक बहुत ही ग्रेट सोल गाइडेंस वेपन का निर्माण किया था, लेकिन मास्टर जिंग और एम्परर ने बहुत ही चालाकी से उस वेपन को अपनी सन मून रॉयल एम्पायर की आर्मी के लिए सील करवा दिया था और उसका इस्तेमाल अब बैटलफील्ड के अंदर होने वाला था ताकि वो लोग उस वेपन का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को मारते हुए ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। पर इस हादसे ने टीचर जीमन को अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया था। उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और उसके बाद से लेकर अब तक उन्होंने किसी भी सोल गाइडेंस वेपन का आविष्कार नहीं किया। और यही सब याद करके टीचर जीमन वहाँ पे युवा से कहते हैं, मेरी हमेशा से यही सोच रही है कि सोल गाइडेंस वेपन्स को लोगों की भलाई के लिए बनाना चाहिए, न कि लोगों को खत्म करने के लिए। पर मैं चाहे इसके खिलाफ जितनी मर्जी आवाज उठा लूं, यहाँ पे एक ऐसी फोर्स मौजूद है जो कि यहाँ पे हमारी सन मून रॉयल एम्पायर की आर्मी को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनाना चाहती है और यही बात मुझे पसंद नहीं है। टीचर जीमन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युवा वहाँ पे उनसे कहता है कि हमारा टैंक सेट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप हमारे टैंक सेट को ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके बनाए हुए वेपन्स का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं होगा। आपको हमारे टैंक सेट का क्रॉसबो तो याद ही होगा, उसे सिर्फ सोल मास्टर्स ही इस्तेमाल नहीं कर सकते थे बल्कि आम लोग भी अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा टैंक सेट सभी लोगों को एक तरह से ही ट्रीट करता है। युवा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टीचर जीमन वहाँ पे एक बार फिर से सोच में पड़ गए थे और वो युवा से कहते हैं कि मुझे अभी भी सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। टीचर जीमन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युवा वहाँ पे खुश होते हुए उनसे कहता है कि आप जितना समय लेना चाहते हैं ले ले, मेरे टैंक सेट के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। और ये कहकर युवा उन्हें वहाँ पे अलविदा कहते हुए वहाँ से जाने लगा था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, मास्टर जिंग को देखते हैं जिसे एक मास्टर आकर बताता है कि कल के एक्सचेंजिंग प्रोग्राम की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। उस मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जिंग वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहते हैं कि बहुत अच्छे, हमें बस तब तक वेट करना है जब तक शेरक एकेडमी के वो डिसेबल्स हमारे सन मून रॉयल एम्पायर से बाहर नहीं निकल जाते। एक बार वो लोग हमारे सन मून रॉयल एम्पायर से बाहर निकल गए तो फिर हमारा उनके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। और ये कहकर मास्टर जिंग वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहते हैं, यू हाउ, अब तुम्हें कौन बचाएगा। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।